ओके, तो जो पैकेज इंस्टॉल कर रहे थे हम लोग, वो पैकेज हमारे सारे सिस्टम में एक ही वेरिएंट इंस्टॉल हो रहा था या वेरिएंट सिंक हो रहा था। तो वो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि वर्चुअल इन्वायरमेंट्स बनाने का डिसाइड किया। अब बेसिकली हमारा एक लैपटॉप है। अब इस लैपटॉप के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल हुई हुई हैं इन टर्म्स ऑफ हार्ड रैम, एसएसडी, जीपीयू और बहुत सारी चीज़। अब वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या करता है कि जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने इंस्टॉल की हैं उसको वर्चुअली डिवाइड कर देते हैं। वर्चुअली डिवाइड करने से क्या होता है कि हमारे पास जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर एक सब सिस्टम बन जाता है, और वो इस तरह से फील होता है कि ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें गूगल को लैब के ऊपर कुछ 16 GB रैम मिल रही थी, आई थिंक 12 GB रैम मिल रही थी और 120 GB की हार्ड डिस्क मिल रही थी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे मैं अपने गूगल के ऊपर अकाउंट बनाता हूँ, गूगल वाले जाते हैं एक कंप्यूटर या लैपटॉप ले आते हैं जिसके अंदर 120 GB की हार्ड है और 12 GB रैम लगी हुई है, और वो मुझे एलोकेट कर देते हैं। जब भी कोई नया जीमेल अकाउंट बना रहा है वो फटाफट जाते हैं, जो भी उनके करीब मार्केट है, जैसे हमारे यहाँ पे रेक्सिटी, वहाँ से वो एक सिस्टम ला के रखते हैं। उन्होंने क्या किया कि बेसिकली बहुत बड़े बड़े सर्वर्स ला के रखे हुए हैं ऑलरेडी, जिसमें करोड़ों ऑफ जीबी हार्ड लगी हुई है, करोड़ों जीबी रैम लगी हुई है, इसी तरह लाखों जीबी के जीपीयूज लगे हुए हैं, बहुत हैवी हैवी चीज़ें ऑलरेडी इंटीग्रेटेड हैं उसमें। वो क्या करते हैं कि उसने उन्होंने ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं जो उस सिस्टम को वर्चुअली डिवाइड कर देते हैं। वैसे तो सारी की सारी चीज़ें एक साथ ही लगी हुई हैं, लेकिन उनको वर्चुअली डिवाइड कर दिया। वर्चुअली डिवाइड करने का क्या मतलब है कि इतना सिस्टम इसी काम के लिए यूज़ होगा, इतना सिस्टम इसी काम के लिए यूज़ होगा, इतना सिस्टम इसी काम के लिए यूज़ होगा। बाज़ बात हमें कुछ चीज़ें नज़र भी नहीं आ रही होती, जैसे फॉर एग्जांपल ओके, अब यहाँ पर मेरे पास वो दो हार्ड डिस्क लगी शो कर रहा है, डिस्क ज़ीरो, डिस्क वन। ऊपर डिस्क ज़ीरो शो कर रहा है, नीचे डिस्क वन शो कर। डिस्क ज़ीरो में मेरे पास एक लोकल डिस्क सी ड्राइव है, मैग्नीफाई, लोकल डिस्क सी ड्राइव है। उसके बाद एफ जो पर्सनल वो है, फिर उसके बाद डी ड्राइव है और ई ड्राइव है, यानी सी डी ई एफ तक ड्राइव है। और उसके बाद एक मेरे पास अलग से डिस्क वन है जो तकरीबन 500 GB की है, वो भी इंस्टॉल है। उसके अंदर 475 GB यूज़ हो रहा है। लेकिन अब ये वाली हार्ड डिस्क मुझे कहीं पर भी शो नहीं हो रही। अगर मैं अपना सिस्टम ओपन भी करता हूँ तो मुझे यहाँ पर दिस पीसी के अंदर सिर्फ यही चार शो हो रही है, सी डी ई एफ। इसके साथ जो बाकी हार्ड डिस्क है 500 वाली, वो नहीं कहीं भी शो हो रही। अब नहीं तो वो भी शो चाहिए मुझे, लेकिन वो शो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मैंने अपने सिस्टम को डिवाइड किया हुआ। सिस्टम को डिवाइड कैसे किया हुआ है कि बेसिकली वो हार्ड्स भी दोनों अलग अलग हैं एक तो, और डिवाइड ऐसे किया कि इसके अंदर मैंने दो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए हुए हैं, एक विंडोज़ और एक लिनक्स। लिनक्स में उबंटू 24.01 अगर के वेरिएंट पे जाना है तो, एक विंडोज़ 10 ये जो आप लोग देख रहे हो, और एक लिनक्स उबंटू। जैसे जो एप्पल के सिस्टम्स आते हैं जिन्हें मैकबुक बोलते हैं, उनके अंदर एप्पल का सिस्टम, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है मैकिनटॉश। इसी तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लिनक्स जो स्पेसिफिकली डेवलपर्स के लिए बना। मतलब लिनक्स के आगे डिफरेंट फ्लेवर्स हैं ना, जैसे विंडोज़ के आगे फ्लेवर डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। विंडो 7 थी, विंडो 10 आई, विंडो 11 आ गई, विंडो विस्टा एक्सपी। इसी तरह लिनक्स के भी आगे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट हैं।
अब जो काले लिनक्स है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है जो हैकर्स हैं उनके लिए। उबंटू बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है जो नए नए शिफ्ट हो रहे हैं लिनक्स के ऊपर, मतलब उसके अंदर आपको यूआई की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी और डेवलपमेंट से रिलेटेड वो ऑप्टिमाइज्ड है ज़्यादा। बेसिकली जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ओपन सोर्स है। जैसे विंडो माइक्रोसॉफ्ट ऑन कर रहा है, मैकिनटॉश एप्पल ऑन कर रहा है, उसके अंदर जितनी भी चेंजेस करनी है या वो विंडो वाले हैं वो माइक्रोसॉफ्ट डिसाइड करता है, मैकिनटॉश में एप्पल डिसाइड करता है कि अब इसमें ये चेंजेस करने हैं या ये नए फीचर ऐड करने हैं। लेकिन जो उबंटू है उसका कोड आपको गिटहब के ऊपर मिल जाएगा, अब वो डाउनलोड करके उसके अंदर खुद से भी चेंजेस कर सकते हैं अपने लिए। लेकिन पूरी एक कम्युनिटी है जो, अगर आप चाहते हो कि ये वाला जो चेंज है ये सब के लिए हो, तो एक कम्युनिटी बनी हुई है, वो कम्युनिटी चेंज अप्रूव करेगी तो वो सबके लिए चेंज होगा। अदरवाइज वो आप अपने सिस्टम में जैसे मर्जी उसके अंदर चेंज करते हो। मैं विंडो में चेंजिंग नहीं कर सकता, मैं मैकिनटॉश में चेंजेस नहीं कर सकता, लेकिन मैं लिनक्स को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे कलर्स पसंद नहीं आ रहे, मुझे कोई फंक्शनैलिटी पसंद नहीं आ रही, मुझे कोई एनिमेशन पसंद नहीं आ रही, कुछ भी वो मैं चेंज कर सकता हूँ, कोड करूँगा वो चेंज कर लूँगा। उसकी मुझे लगता है सिक्योरिटी थोड़ी सी कम है, सिक्योरिटी इंक्रीज़ होनी चाहिए, मैं सिक्योरिटी का कोड करके उसे इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो अब मैंने चूँकि डेवलपमेंट के लिए वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है लिनक्स, तो मैंने एक लिनक्स भी रखा हुआ है और मेरे पास विंडोज़ भी है। अब इस जो मेरे 500 जीबी की हार्ड जो हो रही है वो लिनक्स है, चूँकि उसमें सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट रिलेटेड काम होता है। उसमें ये मतलब मुझे ज़्यादा विंडोज़ को क्यों देनी पड़ी, क्योंकि मुझे विंडोज़ के अंदर ये लेक्चर रिकॉर्ड करने होते हैं, इनका भी कोई इनके लिए भी जगह बचानी होती है और सारी चीज़ें करनी होती हैं, या कोई मूवी वगैरह देखनी है, कोई इस तरह की चीज़ करनी है, तो वो सारी विंडोज़ पे ही चलती है। इसके लिए डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा लिनक्स बेहतर है, लेकिन लिनक्स यूज़ करना कंपैरेटिवली मुश्किल है विंडोज़ से। जैसे लिनक्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं चलता, अगर आप लोगों को काम है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे होना है वो नहीं चलेगा। जैसे अगर मैं लिनक्स के ऊपर ही सारा शिफ्ट कर जाऊँ, तो लिनक्स के अंदर एडोब के सॉफ्टवेयर नहीं चलते हैं जिनके ऊपर लेक्चर एडिट होता है। तो इसी तरह में कुछ मसले हैं लिनक्स में, क्योंकि वो डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, वो इन चीज़ों के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है, गेमिंग हो गई या मल्टीमीडिया या कंटेंट के जितने भी टास्क। तो अब मैंने अपने सिस्टम को वर्चुअली डिवाइड किया हुआ है दो पोर्शन में, एक लिनक्स के लिए और एक विंडोज़ के लिए। इसी तरह गूगल भी हमें चीज़ें वर्चुअली डिवाइड करके दे देते हैं। तकरीबन डुअल बूट से बच जाए। मैं बेसिकली लिनक्स ही यूज़ कर रहा था, लेकिन मुझे ये इस वजह से ही मुझे वो यूज़ करना पड़ता है, मल्टीमीडिया की वजह से मुझे लेक्चर रिकॉर्ड करने हैं, उन्हें एडिट करना, अपलोड करना, इस वजह से मैं ज़्यादा विंडोज़ पे हूँ। नॉर्मली मैं लिनक्स ही पे काम करता हूँ। इनका क्वेश्चन है कि जो विंडोज़ है ना, विंडोज़ वालों ने भी एक टूल बनाया है, मैं यहाँ बताता हूँ आप लोगों, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। विंडोज़ वालों ने एक टूल बनाया है, विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स। या विंडोज़ के अंदर ही हम लोग लिनक्स की जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो मोस्ट ऑफ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर के ऊपर ही आप लोगों को डिफरेंट वेरिएंट्स भी अवेलेबल है, जैसे फेडोरा है, ये पेड है, और उसके बाद उबंटू है, उबंटू के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, जैसे उबंटू 22.04 है, 24.04.1 है, 20.04 है। इसी तरह यहाँ पर फेडोरा WSL है, डीपिन है, मेरा ख्याल था काली लिनक्स का भी मैंने कहीं देखा है। इस तरह विंडो वालों ने लिनक्स को विंडोज़ में यूज़ करने के लिए एक सब सिस्टम बना के आप लोगों को दिया, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो हम लोग यूज़ करेंगे भी जब हम लोग आगे जाएंगे, जब डॉकर और डेव कंटेनर्स पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पर जाके हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। विदाउट विंडो सब सिस्टम फॉर लिनक्स डॉकर नहीं चलेगा। अब जब वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना था, तो वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या है ये तो हमें समझ आ गया। वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते वक्त हमें
हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे कि उसमें से जो सबसे ज़्यादा मेजर ऑप्शन यूज़ होने लग गया वो था VMware या वर्चुअल बॉक्स। VMware या वर्चुअल बॉक्स क्या करता है कि VMware से हम लोग अपने मशीन के अंदर एक नई मशीन क्रिएट कर लेते हैं। अब जब VMware या वर्चुअल बॉक्स के साथ इसी मशीन के रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए नई मशीन बना लेते हैं। नई मशीन का मतलब क्या है कि जैसे इसमें विंडो चल रही है, उसके अंदर हम लोग हो सकता है कि मैकिनटॉश चला, जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स चला लें, विंडोज़ के अंदर नई विंडोज़ चलाने, उसके अंदर अलहदा सॉफ्टवेयर चल रहे हों, इसके अंदर अलहदा सॉफ्टवेयर चल रहे हों। लेकिन VMware या वर्चुअल बॉक्स का सबसे बड़ा नुकसान क्या था कि इसके अंदर हमें जो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं वो फिक्स करने पड़ते थे। हार्डवेयर रिसोर्सेज फिक्स करने का क्या मतलब है कि अगर मैंने मशीन बनाते वक्त उसे कह दिया कि भाई इसके अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो 2 GB रैम इस्तेमाल करेंगे, तो वो 2 GB फिक्स हो गई है उस मशीन के लिए जो मैंने बनाई। अब अगर मैंने को उसमें सॉफ्टवेयर बनाते बनाते उसमें इतनी फंक्शनैलिटी ऐड कर दी है कि अब वो 2 GB से ज़्यादा उसको रैम चाहिए, लेट्स से 4 GB रैम रिक्वायर्ड है, तो मुझे नई मशीन ही बनानी पड़ेगी या नया एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, पुराना डिलीट करना पड़ेगा। जब मैं पुराना डिलीट कर रहा हूँ तो मुझे उसके अंदर जो विंडो इंस्टॉल थी वो भी डिलीट करनी पड़ेगी। जब मैं विंडो रिमूव कर रहा हूँ तो मेरे पास जो डाटा था वो लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस। पहले क्या करते थे कि USB लगा के उस VMware से USB में डाटा ट्रांसफ़र करते थे, फिर एक नई वर्चुअल मशीन बनाते थे या वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते थे, फिर उस वर्चुअल इन्वायरमेंट में जाके दोबारा से सारी चीज़ें इंस्टॉल करते थे नए हार्डवेयर रिसोर्सेज के साथ, और फिर वो आगे चलाते थे। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ा मसला ये था कि वेरिएंट मिसमैच हो जाता था। वेरिएंट मिसमैच कैसे हो जाता था कि हालांकि हमने तो वेरिएंट इसी काम के लिए तो हम लोग आए हैं ना कि वेरिएंट मैच रखें। जब हम लोग एक मशीन से दूसरी मशीन में जा रहे हैं तो नॉर्मली वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें नए वेरिएंट इंस्टॉल करके देता है। हम लोग पुराने वेरिएंट करते थे, फिर उनकी कन्फिग्रेशंस करते थे। कन्फिग्रेशन में जैसे अभी एक तो कन्फिग्रेशन हमें पाइथन के सेटअप में मिल गई ना कि हमने क्लिक किया चेक बॉक्स पर और पाथ वेरिएबल जाके सेट हो गया। लेकिन ये दोनों सेम काम हमें मैक और पाइथन उसमें लिनक्स में नहीं मिलते। लिनक्स में हमें मैनुअली जाकर वो पहले फोल्डर का पाथ ढूंढना पड़ता है और फिर उसे मैनुअली सेट करना पड़ता है यूजिंग कमांड्स। जैसे अभी हम लोगों ने 2 कमांड्स पढ़ी, पाइथन स्पेस हाइफन हाइफन वेरिएंट, पिप स्पेस हाइफन हाइफन वेरिएंट, दोनों के वेरिएंट फाइंड करने के लिए। इसी तरह वो कमांड चला के हम लोगों को टर्मिनल के ऊपर वो पाथ वेरिएबल सेट करने पड़ते हैं। तो कन्फिग्रेशन करते करते कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाता था, तो वो बड़े मसले मसाइल बन रहे थे और हम लोग पहले से ही डिसाइड नहीं कर पाते थे कि ये मैक्सिमम कितनी रिसोर्सेज यूज़ करेगा। अगर ज़्यादा दे रहे हैं तो वो वेस्ट हो जाते थे, अगर थोड़े दे रहे हैं तो ये मसला आ जाता था कि दोबारा से कन्फिग्रेशन करनी है। जब दोबारा कन्फिग्रेशन करनी है तो प्रॉब्लम थी। तो उसके बाद और भी बहुत सारे टूल्स आते रहे। एनाकोंडा करके एक टूल है जिसने हमारा ये काम आसान कर दिया, जिसे हम लोग कोंडा या एनाकोंडा भी बोलते हैं। अब ये जो वर्चुअल इन्वायरमेंट या वर्चुअल बॉक्स हमें VMware या वर्चुअल बॉक्स में मिलते हैं, ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, एनाकोंडा स्पेसिफिकली पाइथन के लिए। अच्छा, एनाकोंडा एक बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होके आ जाती हैं, जैसे जुपिटर नोटबुक और इसी तरह के और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होके आ जाते हैं। अगर मेरे पास नहीं, मेरे पास अभी तो, और इसी तरह और भी बहुत सारे टूल्स बनाए गए जो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम लोग वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लें अपने पाइथन प्रोजेक्ट के लिए। उसमें अब जो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट चल रहा है वो है पोइट्री। ये पाइथन का ही एक पैकेज है जो वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने के लिए क्रिएट होता है। पाइथन का पैकेज मतलब है कि ये जो पोइट्री सॉफ्टवेयर है ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही बना हुआ है और इसका काम है कि वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने से क्या मुराद है कि हम ये हमारा सिस्टम है, इसके अंदर एक सब सिस्टम क्रिएट कर देंगे।
इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, अपने अपनी विंडो, अपनी पाइथन, अपने सारी की सारी चीज़ें इसकी अपनी होंगी। लेकिन ये VMware से रिलेटेड है। पोंडा और पोइट्री क्या करते हैं कि विंडोज़ मेन सिस्टम की यूज़ करते हैं, बाकी डिफरेंट वेरिएंट्स के लिए हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं, लैंग्वेज और पैकेजेस के वेरिएंट के लिए। अब हम लोग पोइट्री इंस्टॉल करेंगे। पोइट्री बनी है पाइथन में। अब चूंकि ये पाइथन का पैकेज है, तो पाइथन के पैकेज इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास जो टूल है वो है पिप। अगर हमें पाइथन पैकेज इंडेक्स से कोई भी टूल डाउनलोड करके ग्लोबली इंस्टॉल करना है, उसके लिए हमारे पास टूल है पिप। तो पिप इंस्टॉल पोइट्री। अब वो डाउनलोड कर रहा है और इंस्टॉल कर रहा है। जी जी। डॉकर भी यही काम करता है, लेकिन उसमें कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ हैं। जैसे उसकी इमेज बन जाती है। आपने पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है? कौन सी? टाइप्स पे पढ़ी है ना, उसमें ऊप्स पढ़ी होगी। ऊप्स में हम लोग एक क्लास बना लेते हैं और उस क्लास से जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसी तरह डॉकर हमें एक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम एक इमेज बना लेते हैं और उस इमेज से जितने मर्जी कंटेनर बनाते हैं। पाइथन के ये जो वर्चुअल इन्वायरमेंट बन रहा है, ये एक ही वर्चुअल इन्वायरमेंट बनेगा। वो अपना सारा अलग लिनक्स बनाता है। जब डेव कंटेनर्स के साथ हम लोग करते हैं, वो उसके अंदर लिनक्स का एक वेरिएंट इंस्टॉल कर देता है, एल्पाइन। पीछे मैक जो मर्जी हो रहा है, वो अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करता है, अल्पाइन, ALPINE। अल्पाइन वेरिएंट वो इंस्टॉल करता है और डिफरेंट चीज़ें। अच्छा, ये क्वेश्चन डॉकर वाला था, तो अभी के लिए ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन क्या था, इसलिए मैंने इसको उतना एक्सप्लेन नहीं किया है। ये हम लोग पढ़ेंगे Q5 में जाकर कि डॉकर क्या है, पूरा उसको स्टडी करेंगे, उस वक्त हमें सही समझ आएगा कि डॉकर क्या है, डॉकर के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और कैसे ये चीज़ें काम कर रही हैं। अगर डॉकर के किसी को समझ नहीं आई तो वो को मसला। अच्छा जी, पोइट्री का वेरिएंट चेक कर लें। अच्छा, अब कोई भी वेरिएंट चेक करना है तो उसकी स्टैंडर्ड कमांड है पोइट्री स्पेस हाइफन हाइफन वेरिएंट। उसने मुझे उसका वेरिएंट दे दिया 2.0.1। दोबारा दोबारा। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट जो पिप बाय डिफ़ॉल्ट हमें लेटेस्ट वेरिएंट देता है। और अगर मुझे अ, ये इन्होंने अच्छा क्वेश्चन किया है, ये मैं कर देता हूँ। अच्छा, अभी मैंने जो कमांड चलाई थी वो थी पिप इंस्टॉल पोइट्री। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लेटेस्ट वेरिएंट ही ला के इंस्टॉल करेगा मेरे सिस्टम में। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि कोई एक स्पेसिफिक वेरिएंट 1 हो जाए या 1.1 हो जाए या कोई भी हो जाए, तो उसके लिए मुझे लगाना पड़ेगा @1.10। अब मुझे वो 1.10 वेरिएंट ला के इंस्टॉल करके दे, क्योंकि अभी लेटेस्ट ही हमें रिक्वायर्ड है, तो वो लेटेस्ट में हम लोग जाएंगे। अब हम लोग एक फोल्डर डिसाइड कर लेते हैं जहाँ पर हम लोग कोड करेंगे। अब इतना कुछ करने के बाद अब हम लोग क्या करने लगे हैं, कोड करने लगे। जब कोड करने लगे तो फिर हमें पता लगा कि हमने ऐसा कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं किया अभी तक जिसमें हम लोग कोड लिख सकें। कि अगर हमें कोई टेबल से रिलेटेड काम करना है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो पावर पॉइंट है, फोटो पिक्चर एडिट करनी है फोटोशॉप है।
इसका मतलब है कि हमारे पास हर काम करने के लिए एक स्पेसिफिक टूल मौजूद है। अगर हमें टेबल बनाना है तो टेबल हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी बना सकते हैं, लेकिन एक्सेल मौजूद है। एक्सेल क्यों मौजूद है? क्योंकि उसके अंदर टेबल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। अगर मुझे सम कैलकुलेट करना है तो मैं वहाँ फार्मूला लगा दूंगा, लेकिन हमारे पास वर्ड में फार्मूला नहीं लगता मैथमेटिक्स का। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे एक्सेल में मिलती हैं, वर्ड में नहीं मिलती। स्लाइड्स बनाने के लिए करने के लिए हम वर्ड में भी बना सकते हैं, लेकिन जितनी फैसिलिटीज़ हमें पावर पॉइंट में मिलती है वो वर्ड में नहीं मिल रही। तो अब इसका मतलब है कि कोड करने के लिए भी हमारे पास कोई ऐसा टूल होना चाहिए जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हमें मिले। कोड करने के लिए हम नोट पैड के अंदर भी कोड कर, वो हमें मसला नहीं है, कोड यहाँ पर भी कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग करें भी तो प्रिंट फाइल कोडेड इन पाइथन सेव, और मुझे ये सेव करनी है और मैं इसका नाम रखता हूँ लेट्स से क्लास 1.py पाइथन। और अब मैं यहाँ पर ही pmd ओपन कर लूँ तो ls